लेकिन अब इसमें एहसान भाई आईएमएफ की इन्वॉल्वमेंट बार बार ये कहते हैं कि जी आईएमएफ ये कर रहा है, आईएमएफ हमें कह रहा है ऐसे करें, रियल एस्टेट में ब्लैक मनी डंप हो रहा है। जो इवन वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वो जो हमारे टेररिस्ट हैं वो भी यहाँ पे पैसा डंप करते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है वो प्लॉट बेच के तो निकाल लेते हैं। तो शायद ये वजह हैं कि जिनकी वजह से हमारे ऊपर ज़रा सख्ती इमरान भाई ज़्यादा है। आईएमएफ का बिल्कुल जो है ना मौजूद है इस मुल्क जी में। वो हमें अच्छी तरह वॉच कर रहे हैं। अब जो हमारा ओवरसीज़ है ना, ख़ास करके वो जितना भी पैसा वहाँ से कमाता है ना, जी। वो पाकिस्तान भेजता है और यहाँ पे वो बिज़नेस नहीं करता कोई भी, वो सिर्फ प्रॉपर्टी लेता है। उनको ये प्रॉब्लम है, ये पैसा कमाएं बाहर से, लाइफस्टाइल वहाँ पे रखें अच्छा, और पैसा अपना वापस फिर अपनी कंट्री भेजते हैं और वहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। इसलिए एक तो ये भी एक इम्पैक्ट मौजूद है कि वो ओवरसीज़ को भी थोड़ा सा इस अच्छा, वो तरह। कह रहे हैं ये रीज़न हो हाँ, सकती है ये भी रीज़न कि है जो ओवरसीज़ है हमारा, वो जब पैसा भेजता है तो वो उनको इशू होता है। हाँ, इशू होता है। और उसके साथ हमारे मुल्क में भी देखें तो हर बंदे का जो है ना वो दूसरा बिजनेस वो रियल एस्टेट है। लेकिन ओवरसीज तो देखे ना एहसान भाई, वो तो बेचारा परेशान ही हो गया ना। आप जिससे 3 साल पहले 4 साल पहले आपसे प्रॉपर्टी ली, मुझसे ली, किसी और दोस्त से अगर प्रॉपर्टी ली, जी, उस वक्त डॉलर था 150 रुपए का। ऐसे जी। ठीक है, उसने प्लॉट लिया 3 करोड़ रुपए हाँ का। अच्छा, वो 3 करोड़ वाला प्लॉट उसका रह गया 1.5 करोड़ का या 2 करोड़ का, जी, और डॉलर जो है वो 150 से चला गया ऐसे 300 ही। रुपये। तो उसको तो बेचारे को उसके तो सारे डॉलर का सत्यानाश हो गया। अब इसी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, जो हम तो सुनने में आता है ये जिससे इम्पोर्ट होती हैं उनके ऊपर लगता है या एक मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। जी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लॉट कहाँ से इम्पोर्ट होने शुरू हो गए हैं, तो प्लॉटों के ऊपर भी लगा दिए। तो वो एफईडी जो है ना, वो बेसिकली रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। अब जो ब्यूरोक्रेसी या बड़े बड़े जो बिजनेस या ताजर लोग हैं, उनका तो एक सिस्टम चल रहा है, उनको बेनिफिट्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो पाकिस्तान में पैसा किस लिए भेजे, उसको यहाँ पे फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन और इनका फोकस मुझे नहीं पता चल रहा कि ये। अच्छा, वैसे मेरी पिछले दिनों मैं आपको बताऊं, एक रिटायर्ड ऑफिसर से उनसे बात हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने एक बात की, तो वो हिंट ही देना होता है। तो वो कह रहे यार हो सकता है ये प्लान ही हो, ये प्लान का हिस्सा हो। मतलब हम अब उससे हम एक अंदाज़ा ही ले सकते हैं कि इट्स मीन के शायद जो डिसीजन मेकर्स हैं वो चाह रहे हैं कि अभी पाकिस्तानियों को भी जलील किया जाए, अभी ये ना एक हद तक ही अर्न करें, उसके बाद बस इनकी ब्रेक लग इमरान भाई कितना का और जलील करना है, जितना जितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर इंसान हाँ, तो फट जाए कोई बात नहीं, वो तो कह रहे हैं बाहर चले जाएं आप। या मजदूरी अब करें, एक बंदे के पास 50 लाख रुपए एक मिसाल नहीं है, वो नहीं यूरोप जा सकता, वो किसी और कंट्री में नहीं जा सकता। वो डंकी कर ले। और इमरान भाई जो है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर देखें ना तो हमारा एक जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो 3 साल 4 साल की पॉलिसी, और वो इवन के वो सड़कें भी ऐसी बनाती हैं जो 3 साल ही चलती हैं। जी। उनको पता है कि इसके बाद हमने जो है ना वो नहीं रहना, और ये सड़क क्या टूट भी जाए। तो हमारा भी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज हमारे पास एक यूथ यंग ब्लड जो है वो, क्योंकि हम अक्सर जो है जो न्यू फेसेस है उनको भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उनके पास जितने अच्छे आइडियाज़ होते हैं ना, उससे हमें फेवर मिलती है और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज हमारे साथ मोहम्मद एहसान है, रावियन होल्डन के नाम से इनका ऑफिस है, और ये पिछले कुछ 10-12 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो इनसे गपशप भी करते हैं और रियल एस्टेट की छोटी मोटी टिप्स भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे लफ्ज़ों में जो है ना वो मेरे बारे में बताया है, तो अगेन इसके लिए आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। कैसे हैं आप और काम शाम की सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। थोड़ा सा ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दें, कब से काम शुरू किया, इससे पहले कोई जॉब कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे? थोड़ा सा बताएं अपने बारे इमरान में। भाई, मैं 2013 में इस फील्ड में आया, ओके। और मेरी पहली और आखिरी जॉब यही है, ओके। क्योंकि अच्छा, स्टार्ट ही आपने रियल हाँ, एस्टेट से स्टार्ट किया? से यहीं से लिया। और मैं तो आज साथी तौर पे कह सकता हूँ कि किसी वाय से मैं लाहौर आया, और अच्छा। स्टडी अभी चल रही थी। तो फिर 2013 में एक दोस्त जो है वो इस फील्ड में लेके आया, वो मेरे उस्तादों में भी उसका शुमार होता है। तो अल्लाह ताला उसको जो है वो मज़ीद जो है वो बरकत दे। तो पहली और आखिरी फील्ड यही है। पिछले 2000 मतलब अभी 11 साल हो गए इस फील्ड में। तो काफ़ी चीज़ें, पहले तो हम 2 4 5 साल तो ज़ाहिर बात है सीखने में लग जाता है जी, टाइम, सही है। सर्वे किए, बाइक्स के ऊपर फेज़ 5 मेरे सामने सारा बना है। ओके। तो फेज़ 2 में ऑफिस था जहाँ से मैंने सर्वे स्टार्ट किया।
फेज़ 5 जाना, सर्वे करना है कि घर देखना कौन सा प्लॉट खाली है, फिर फेज़ 6 की तरफ, फिर मतलब हम फेज़ 6 देखें कि हम मेन बुलवार्ड के ऊपर क्रिकेट खेलते होते थे सेकंड टाइम। हाँ ऐसे ही था। ये आप देखें जहाँ 10 साल पहले तो बहुत ही, इवन फेसिक तो सारा खाली था 10 हाँ साल जी पहले। बिल्कुल, ऐसे 2-3 प्लाजा थे उसमें, जो शुरू में 1-2 आते थे, फिर आगे वो जहाँ पे जेदी पान शाह पे इधर 1-2 ऑफिस थे, तो वहाँ पे हम ना जाते थे और वहाँ बैठते थे, तो बहुत मतलब खाली एरिया था। अप एंड डाउन तो आपने ज़ाहिर है 10 साल में काफ़ी देखे होंगे। जी। अगर हम इस वक्त की रियल एस्टेट मार्केट की बात करें और ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसकी बात करें, तो क्या ख्याल है, ये जो रिसेशन आया है ये रिसेशन ड्यू था या बिकॉज ऑफ जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं उसकी वजह से रियल एस्टेट के हालात चल रहे इमरान भाई, मुल्की हालात तो ज़ाहिर बात है पहले नंबर पे वो आएगी, क्योंकि पहले मैंने मतलब 10 साल में 2-3 तरह की इस तरह की चीज़ें देखी हैं? हैं, हाँ हाँ, लेकिन इस तरह के जो हालात है ना वो पहले नहीं देखे। ये नहीं है। अच्छा, ये अक्सर दोस्त जो भी कारोबारी लोग हैं वो सारे यही कहते हैं कि पहले इस तरह के हालात नहीं है। लेकिन मैं आपको पीछे जब हम 2004-5 में हमने काम शुरू किया जी ना, जो 5 अप्रैल 2005 में जो अप्रैल मई था उसके जी बाद रियल एस्टेट में डाउनफॉल शुरू हो गया था। ठीक। वो 2005, 2006, 2007 वो इतना बुरा रिसेशन था कि उससे पहले पहली दफ़ा रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान में करोड़ों में गई थी जी। और उसके बाद दोबारा फिर लाखों में आ गई थी। ऐसे ही तो वो भी बहुत, हर दफ़ा जब भी रिसेशन आता है वो ऐसे ही लग रहा होता है कि शायद इतना बुरा रिसेशन पहले कभी भी नहीं आया। इमरान भाई, जो एक चीज़ की वैल्यू होती है ना, मतलब जो ऑन ग्राउंड एक रियलिटी होती है, जी उसके मुताबिक तो एक बिजनेस या कारोबार कोई भी चलता रहे ना, तो उसको इतना ड्रॉबैक या इतना वो माइनस नहीं होता, जी जितना एक एक एक्चुअल वर्थ ही ना हो चीज़ की और उसको आसमान पे बंदा ले जाए, तो फिर उसने गिरना भी वैसे ही होता है जी एग्जैक्टली। इसमें। हाँ, मेरा भी ख्याल ये, एक तो ड्यू था, हाँ जी मतलब हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो तो हैं ही हैं कि बिल्कुल वो ऐसे। एक मेन हो सकता है कि एक रीज़न हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने क्रैश करना ही करना था जितनी स्पीड से जी उसने इम्प्रूव बिल्कुल किया था। बिल्कुल। अब देखें कि हमारे जो जो सुनने में आता है, आपने भी देखा है कि 2-3 कैटेगरीज हैं बिजनेस की। रियल एस्टेट है, उसके अगेंस्ट एक गाड़ियों का कारोबार है, फिर गोल्ड का कारोबार है, फिर मुख्तलिफ करेंसी का कारोबार है। तो जब गोल्ड या अदर करेंसी में आपका पैसा मूव होता है तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो नीचे आ जाती है। जी जी तो जैसे ही पैसा वापस उन चीज़ों से निकलता है 2-3 साल बाद, तो फिर प्रॉपर्टी में पैसा आता है और फिर ग्रो प्रॉपर्टी ऊपर चली जाती है। आपको लगता है हमारा इंटरेस्ट रेट का भी मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट? इमरान भाई, बिल्कुल एलिमेंट ये मौजूद है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ना इंटरेस्ट रेट अब 22% था जो एक स्टेट बैंक दे रही थी, जी जो प्राइवेट बैंक है वो 27-28%, 28-30% पे भी लोगों को दे रहे थे। वो तो गवर्नमेंट का रेट था ना 22%। एग्जैक्टली। तो अब मुझे एक दोस्त बता रहा था कि कराची का एक इन्वेस्टर था, जी उसकी मैं नाम भी ले लेता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में उसकी कोई 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। ओके। तो वो जैसे ही वापस आई हैं कीमतें, वो तो बड़ा बुरी तरह जो है ना उसने वो 14 करोड़ अपना 10 करोड़ में निकाला। ओके। जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी वो सारा बेच फिर के भी वो बड़े अच्छे टाइम पे मेरा ख्याल बड़े निकल अच्छे गया टाइम वो। पे। अब वो कहता है कि मैंने 10 करोड़ बैंक में फिक्स करा दिया 10 साल के लिए, ठीक ठीक अब मुझे 22% मिल रहा है प्रॉफिट। ठीक। वो कहता है कि यार ये जो 10 करोड़ पे मैंने फिक्स करवाया है, ये आप देख लें कि इसका मुझे जो है पर ईयर ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ पे जो है ना वो मिल रहा है। जी तो आप बताएं कि अगर मैं इस टाइम में प्रॉपर्टी लूँ तो वो 2-4 साल बाद वो डबल हो जाएगी? हाँ, तो नहीं होगी वो। नहीं होगी ना। हाँ तो वो अब वो उसका पैसा डबल हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अप्रिसिएशन मिल रही। लेकिन एहसान भाई, एट द सेम टाइम अगर आप देखें ये कोई काम तो नहीं है कि आप फिक्स करा दें। ये ना हमारे मुल्क के लिए ठीक है, ना किसी भी बिजनेस के लिए मैं ये तो बात इस ठीक है। मतलब इस्लामी तौर पे, अखलाकी तौर पे भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अब लोगों का एक माइंड बन चुका है ना कि घर बैठे हैं, सो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं वो उनका फिंगर टिप्स पे कैलकुलेटेड 1 घंटे का हिसाब कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी अगर हम इसको डिस्कस करें कि किस तरह बेहतर होगी हमारी इंडस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, वो कुछ इनिशिएटिव ले, फिर रेट बेहतर होंगे, फिर मार्केट बेहतर होगी, या एक टाइम आएगा जिसको हम कहते होते हैं कि ये बॉटम प्राइस है, अब इसके बाद इसने ग्रो ही करना है, तो वो हम नेचुरल उस टाइम का वेट करें, या वो गवर्नमेंट जो है वो कुछ इनिशिएटिव लेगी तो रेट बेहतर होंगे? इमरान भाई, अभी सितंबर चल रहा है जी और पहला वीक है इसमें, तो 22 से अभी वो पिछले 2 महीनों में आया है, 19.5 पे आ गया था इंटरेस्ट रेट। जी अभी मजीद एक खबर आई है कि 2-2.5% मजीद कम करने जा रही है गवर्नमेंट। ओके। हाँ, ये और बेहतर है। दिसंबर तक उम्मीद है कि ये 13-14% पे ले आएंगे, और दिसंबर के बाद मजीद मैं अप्रैल मई में जाके ये मतलब अगले जो सिंगल डिजिट में जो है ना बजट से पहले जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो आ जाएगा। जी
तो मेरे पास भी क्यूरी आ रही है मार्केट में, अभी और भी दोस्त डिस्कस कर रहे थे कि पैसा बैंकों से निकल रहा है और वो पैसा अब जो है वो वापस रियल स्टेट में आएगा। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी दे, लेकिन टैक्सेस की ऐसी भरमार है। अब पहले होता था गेन टैक्स या एडवांस टैक्स, ये हम दो सुनते आ रहे हैं, ये 2-3 टैक्स हैं। अब FED लगा दिया है, उसके बाद 7E की एक इम्प्लीमेशन हो गई है। इसकी वजह से ना अब क्लाइंट कहता है यार मैंने अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ का प्लॉट लेना है तो उसके ऊपर मेरे 15-20 लाख 30 लाख ड्यूज हैं, तो वो तो 1 साल लग जाएगा मेरे ड्यूज पूरे होने में, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ इसमें। तो ये जब तक गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी कोई ऐसा एक मैकेनिज्म नहीं बनाएगा, मतलब आसानी नहीं बनाएगी आवाम के लिए, मतलब इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा है अगर वो। लेकिन अब इसमें एहसान भाई IMF की इन्वॉल्वमेंट बार बार ये कहते हैं कि जी IMF ये कर रहा है, IMF हमें कह रहा है ऐसे करें, रियल एस्टेट में ब्लैक मनी डंप हो रहा है, जो इवन वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वो जो हमारे टेररिस्ट हैं वो भी यहाँ पे पैसा डंप करते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है वो प्लॉट बेच के तो निकाल लेते हैं। तो शायद ये वजह हैं कि जिनकी वजह से हमारे ऊपर ज़रा इमरान भाई IMF का बिल्कुल जो है ना मौजूद है इस मुल्क में, वो हमें अच्छी तरह वॉच कर रहे हैं। अब जो हमारा ओवरसीज़ है ना, ख़ास करके वो जितना भी पैसा वहाँ से कमाता है ना वो पाकिस्तान भेजता है और यहाँ पे वो बिज़नेस नहीं करता कोई भी, वो सिर्फ प्रॉपर्टी लेता है। उनको ये प्रॉब्लम है, ये पैसा कमाएं बाहर से, लाइफस्टाइल वहाँ पे रखें अच्छा, और पैसा अपना वापस फिर अपनी कंट्री भेजते हैं और वहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। इसलिए एक तो ये भी एक इम्पैक्ट मौजूद है कि वो ओवरसीज़ को भी थोड़ा सा इस तरह कह रहे हैं, ये रीज़न हो सकती है। ये भी रीज़न है, जो ओवरसीज़ है हमारा, वो जब पैसा भेजता है तो वो उनको इशू होता है। हाँ, इशू होता है। और उसके साथ हमारे मुल्क में भी देखें तो हर बंदे का जो है ना वो दूसरा बिजनेस वो रियल एस्टेट है। लेकिन ओवरसीज़ तो देखें ना एहसान भाई, वो तो बेचारा परेशान ही हो गया ना। आप जिससे 3 साल पहले 4 साल पहले आपसे प्रॉपर्टी ली, मुझसे ली, किसी और दोस्त से अगर प्रॉपर्टी ली, उस वक्त डॉलर था 150 रुपये का, ऐसे ही ठीक है, उसने प्लॉट लिया 3 करोड़ रुपए का। अच्छा, वो 3 करोड़ वाला प्लॉट उसका रह गया 1.5 करोड़ का या 2 करोड़ का, और डॉलर जो है वो 150 से चला गया 300 पे, तो उसको तो बेचारे को उसके तो सारे डॉलर का सत्यानाश हो गया। बिल्कुल। मैं आपको, मेरा क्लाइंट है तो उसको मैंने DHA भावलपुर की फाइलें लेके दी जी, तो वो सऊदीया में थे, तो उस टाइम रियाल था उसका 27-28 रुपए के करीब ना, जब हम ये कन्वर्ट कर रहे थे जी। तो आज वो कहते हैं कि यार रियाल चला गया 75-76 रुपए पे, तो आप मेरे ये वो प्लॉट ले लें तो मुझे उतने रियाल ले के दे दें। exactly. तो अब वो नहीं आते वो तो वो नहीं, पिछले कुछ अरसे में मुझे बताएं, आपने ओवरसीज से कोई ट्रांजैक्शन हुई है परचेजिंग के सेंस में? सेलर तो बहुत आ रहे हैं, परचेजिंग के सेंस में कोई ट्रांजैक्शन हुई है? परचेजर ओवरसीज नहीं आ रहा ना। ये बड़ा ही अलमिया हो गया हमारा। मैं आपको बताऊँ, पिछली ये जो ईद गुजरी है बड़ी, इस पे एक दोस्त बता रहा था, हमें भी एक आध कॉल आई कि जी प्लॉट बेचना है। वो कह रहे थे ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ हमारे 20-25 साल के कैरियर में कि लोग इस दफ़ा आ रहे हैं, और वो आगे नॉर्मली ईद पे क्या होता था कि मार्केट बेहतर होगी क्योंकि ओवरसीज ने आना है ना, तो अभी उल्टा हो गया है कि वो कह रहे हैं जितने भी लोग आए हैं, वो जिसके पास कोई 1 प्लॉट था, जिसके पास कोई 2 प्लॉट था, किसी के पास कोई फाइल थी, तो उसने कहा जी बेचें, मैं पैसे को वापस लेके जा रहा हूँ। तो अभी तो बड़ी अलार्मिंग। बल्कि इमरान भाई ऐसी अब क्यूरी ऐसी आई हैं कि ओवरसीज अगर सेलर आया है ना, बाहर नहीं आया, सेलर आया है, वो तो कहता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पे सेल कर दें, मुझे पैसे मेरी कंट्री में अगर आप दे सकते हैं तो इजीली मिल जाए। ये भी आजकल इंक्वायरी आ रही है, तो वो इसकी वजह से ये अब तो ये पॉलिसी मेकिंग है ना। फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इससे रियल एस्टेट का तो मतलब लेट्स सपोज अगर कुछ सट्टा होता भी है, कल को मार्केट बेहतर भी होती है, तो ओवरसीज तो बेचारा उधर ही खड़ा होगा। उसको डर मेन क्या है? उसको डर ये है कि अगर आज डॉलर 280-85 का है, तो अगर ये 350 पे चला जाता है, 350 पे चला जाता है, तो प्रॉपर्टी 50 लाख इंप्रूव कर भी जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इमरान भाई जो रियल एस्टेट हम एक बोल रहे हैं, ये प्लॉटों का कारोबार है नहीं, इसमें सुनने में आता है, आपने भी कैलकुलेशन की, 25-26 के करीब इंडस्ट्री है जो इसके साथ लिंक है। एग्जैक्टली। तो अब जब ये कारोबार बैठ जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर वो डिस्टर्ब होंगे लोग, तो उसकी वजह से अब उसमें हमारी इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं और वहाँ यहाँ पे फिक्स होती हैं, मतलब वो घरों की ज़रूरत में आती हैं, तो वो भी चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये एक इम्पैक्ट है कि जो है हमें आसानी नहीं है। इस गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसने अपने 3-4 साल के लिए पॉलिसी देती है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी की भी नहीं है। ये बात ठीक है आपकी कि अगर कोई देखना कि हमने एक रूट बनाया 10-15 साल का, तो वो हर बंदे को पता होता है भाई इस सिस्टम के तहत चलना है। टैक्सेस भी मेजर इशू हैं हमारी रियल एस्टेट को। टैक्सेस अब देखें ना, जो हम डिस्कस करते हैं पहले 7E को जी, 7E मुफ्ती इस्माइल साहब ने जब ये केयर टेकर का जब ये चेंज हुआ तो वो वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो उन्होंने इम्प्लीमेशन किया। एक 7E टैक्स है
कि लोगों ने प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है जिसका गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, जी उनके प्लॉट की वैल्यूएशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो वो एक उसके ऊपर स्टे चलते आए, मुख्तलिफ कोर्ट से जो है नीचे से स्टार्ट हुई। तो वो पहले लोगों को आइडिया नहीं था, 2 साल गुजर गए। अब जबकि केस अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और समझ नहीं आई कि फिर वो टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट हो। एक केस ही अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया, उसका डिसीजन नहीं हुआ, ठीक। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे हो गया। अब 7E आज की दिन में देखें तो अगर कोई प्लॉट बंदा बेचता है तो उसको 3% देना पड़ेगा 2022, 23, 24। जी अगर उसकी प्रॉपर्टी आज से 4-5 साल पड़ी रहे तो वो 2030 में जाकर फिर वो 8 साल का अपना देगा। तो अब हाँ, कुछ चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब डाल दी इन्होंने, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं एक्चुअली। वो अब इसी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, जो हम तो सुनने में आता है ये जिससे इंपोर्ट होती हैं उनके ऊपर लगता है या एक मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। जी तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लॉट कहाँ से इंपोर्ट होने शुरू हो गए हैं कि प्लॉटों के ऊपर भी लगा दिए। तो वो FED जो है ना वो बेसिकली रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। अब जो ब्यूरोक्रेसी या बड़े बड़े जो बिजनेस या ताजर लोग हैं उनका तो एक सिस्टम चल रहा है, उनको बेनिफिट्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जो ओवरसीज क्लाइंट है वो पाकिस्तान में पैसा किस लिए भेजे, उसको यहाँ पे फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन एहसान भी इसका दूसरा मतलब तो ये है ना कि एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जी बिटवीन रियल्टर्स एंड गवर्नमेंट ना, जी कि हम अपना मैसेज सही कन्वे नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है। यहाँ तो जो हमारे बड़े हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, देखें ना हर इलाके की भी एसोसिएशन है। जिस तरह हम DHA में बैठे हुए हैं, DHA लाहौर में, तो यहाँ की एसोसिएशन है। इस तरह फेडरेशन की एक एसोसिएशन है, हर जगह की DHA कराची की एसोसिएशन है। तो यहाँ तो हम अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे कि वो बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई टैक्स लगाते हैं, या वो हम कन्वे करते हैं लेकिन वो करना ही नहीं चाह रहे, इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे। वो कोशिश तो होती है हमारी कि हम उनको बेहतर गाइडलाइन दें, लेकिन अब सिंपल सा फार्मूला है, आप हमसे सीनियर हैं कि ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगी, जहाँ पे आप देखें हमारे DHA में एवरेज देखें, हम ज़्यादा नहीं जाते तो 35-40 की एवरेज ट्रांसफ़र थी जो नॉर्मल हालात में भी होती थी। अब 12 फेज़ हैं यहाँ के DHA के, सिर्फ एक हम DHA को डिस्कस करें, बाकी अगर सोसाइटीज़ या बाकी बिजनेस देखें लाहौर का तो हम DHA को देखें तो 35-40 ट्रांजैक्शन थी नॉर्मल, जो इस टाइम 13, 14, 15 पे आ गए। वो आप 35, अब मेरा ख्याल है वो भी बिलो एवरेज बात कर रहे हैं। अगर आपको 2020 और 21 याद हो तो उसकी उस वक्त एवरेज जो थी वो 86 की एवरेज निकली थी सालाना। तेज मार्केट में वो 100 को क्रॉस कर गया। मैं ऊपर नहीं ना, मैं एक एवरेज डिस्कस किया ना कि अगर ये अगर 2-3 साल से अगर 12 फेजेस की ट्रांजैक्शन आप देखें डेली बेसिस के ऊपर, एक ट्रांसफ़र भी एक फेज़ को नहीं आती। अच्छा, लेकिन हम जो अभी आपने बात की ना, इट्स नॉट अबाउट ट्रांसफ़र के जी हमारा काम हो ये वो, जो आपने इंडस्ट्रीज़ बताई हैं कि जिस तरह जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है इसमें, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कितने लोगों के कारोबार, कितने लोगों के रोज़गार तबाह हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप अभी इंडस्ट्री लगा लें, टाइल की इंडस्ट्री लगा लें, लकड़ी की इंडस्ट्री लगा लें, सीमेंट बजरी की, बेचारे मिस्त्री मजदूर हैं, वो बेतहाशा काम है जो तबाह हो गए हैं, और इनका फोकस मुझे नहीं पता चल रहा कि ये। अच्छा, वैसे मेरी पिछले दिनों मैं आपको बताऊं, एक रिटायर्ड ऑफिसर से उनसे बात हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने एक बात की, तो वो हिंट ही देना होता है, तो वो कह रहे यार हो सकता है ये प्लान ही हो, ये प्लान का हिस्सा हो। मतलब हम अब उससे हम एक अंदाज़ा ही ले सकते हैं कि इट्स मीन के शायद जो डिसीजन मेकर्स हैं वो चाह रहे हैं कि अभी पाकिस्तानियों को भी जलील किया जाए, अभी ये ना एक हद तक ही अर्न करें, उसके बाद बस इनकी ब्रेक लगा। इमरान भाई कितना का और जलील करना है, जितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर इंसान तो फट जाए, कोई बात नहीं, वो तो कह रहे हैं बाहर चले जाएं आप। मजदूरी करें। अब एक बंदे के पास 50 लाख रुपए एक मिसाल नहीं है, वो नहीं यूरोप जा सकता, वो किसी और कंट्री में नहीं जा सकता, वो डंकी कर ले और डंकी वो भी अल्लाह की ज़ात पे अगर रास्ते में जाते जाते कहीं भी वो वो तो फिर आपका नसीब। अब ये हालत हो गई है हमारी यूरोप छोड़ के, हमें तो ये जो हमारे दोस्त जिनको हम करीबी दोस्त कहते हैं मुबारक, वो हमें वीज़ा देने को तैयार नहीं है। वीज़ा, ये बड़ी हमारी बैड लक है कि दुबई में सुना है पहले तो किसी दोस्त को फ़ोन करते थे, वो कहते थे यार वीज़ा लग गया आपका, आप चलें। अब सुना है वो भी बड़ा सख्त हो गया मामला। और इमरान भाई, मैं एक वो क्लाइंट से पूछ रहा था, वो यूरोप आयरलैंड में रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कैसे घर हैं, विलाज ये वो। उसने कहा बिल्कुल उधर तो विला वाला सीन ही नहीं है, 2 कनाल। उसने कहा उधर
मरला 4-4.5 मरला का एक यूनिट है, वरना लोगों की सारी ज़िंदगी जो है ना वो उसमें अपार्टमेंट्स में है। जो मेन स्ट्रीम जो देखे ना वो कहीं पे भी आप लगा लें, इवन अब हमारा लाहौर भी मुझे लगता है या कराची है वो भी इस तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं ना वो इतने रशी हो जाते हैं कि वो आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग अगर आपका अपना ज़ाती एक बेड का या 2 बेड का अगर कहीं पे अपार्टमेंट है तो यू आर मोर देन लकी, बल्कि यू आर मोर देन रिच। हाँ जी। तो वो मैंने कहा जो 4 मरला का वहाँ पे है यूनिट एक, वो कितने का, उसने कहा नॉर्मल जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो 17-18 करोड़ पे बनती है। तो मैं समझा कि यार अभी भी पाकिस्तान, मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान अभी भी रहने के काबिल है। यहाँ पे हम अच्छा खा भी सकते हैं, अच्छा पी भी सकते हैं, अच्छा रहन सहन भी कर सकते हैं। और देखिए इधर आपको 1 कनाल का 2 कनाल का प्लॉट की प्राइस क्या बनिस्बत अगर बाहर की कंट्री में आपको 3-4 मरले का यूनिट मिल रहा है। तो नहीं, लेकिन उसमें भी एहसान भाई मैं आपको बताऊँ, ये अक्सर दोस्त लॉजिक देते हैं कि इंग्लैंड में ये रेट है, इवन दिल्ली में ये रेट है, मुंबई में हमारे हमसाये में है ये, पर कैपिटल इनकम बड़ा मेजर रोल अदा करती है। हाँ, ये पिछले दिनों एक जगह मैं सुन रहा था जो हमारे टॉप 5% लोग हैं ना पूरी पाकिस्तान में, जो 5% लोग हैं जो टॉप के हैं जी, उनकी जो अर्निंग है ना वो 12 लाख से ऊपर है। ठीक, ये सिर्फ 5% हाँ जी, लोग हैं। 5%। मतलब वो अमीर से भी अमीर वाली जो क्लास है ना, अच्छा उससे ऊपर वो 2 करोड़ कमाए पर हाँ, बिल्कुल ऐसे, लेकिन जो एवरेज है ना, जो टॉप क्लास बंदे की एवरेज है वो 12 लाख मिनिमम 12 लाख। तो मुझे बताएं कि फिर ये हमारा जो सबसे अमीर आदमी है ना वो 12 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। तो बाहर तो आम बंदे की पाकिस्तानी अगर हम एवरेज निकालें तो ये आम बंदे की एवरेज है 12-15-20 लाख रुपया महीने की अर्निंग है उनकी। तो यहाँ पे पर कैपिटल इनकम हमारी इतनी लो है कि यहाँ पे अगर हम 20 करोड़ का अपार्टमेंट लॉन्च कर दें वो दुनिया जहान की सारी भी जब वहाँ पे दे देंगे ना वो बिकना ही नहीं है। इमरान भाई जो है ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर देखें ना तो हमारा एक जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो 3 साल 4 साल की पॉलिसी, और वो इवन के वो सड़कें भी ऐसी बनाती हैं जो 3 साल ही चलती हैं। उनको पता है कि इसके बाद हमने जो है ना वो नहीं रहना और ये सड़क चाहे टूट भी जाए। तो हमारा भी ना जो हमारे ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना उनके अभी माइंड हमारे 2-3 शहरों के ऊपर ही है। हमने लोकल चीज़ों को आबाद, ऐसे कारखाने, ऐसे यूनिट तमीर ही नहीं किए। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, इन्वेस्टमेंट ही नहीं, मतलब लोकल नए शहर आबाद करने बड़े ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़रूरी। और उसके साथ साथ हमारे लोगों की साइकी भी यही बन गई है जो ओवरसीज़ है जी, लाहौर कराची इस्लामाबाद, लाहौर कराची इस्लामाबाद, इसके बाहर वो दूसरा शहर को डिस्कस नहीं करता, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं जी वो DHA बहावलपुर है, DHA कोयटा है, लाइक DHA मुल्तान है। अब तो चलो बेहतर हो रही हैं चीज़ें। अब एक बंदा कहता है यार मैंने एक आधे पौने घंटे की ड्राइव है लाहौर से गुजरांवाला, तो भाई मैं लाहौर क्यों ना प्रॉपर्टी लूँ जी। अब ओवरसीज बंदा है वो कहता है यार एक लाहौर के मतलब मैं प्रॉपर्टी छोड़ के गुजरांवाला में क्यों लूँ कि जहाँ पे अभी पता नहीं 10-20 साल बाद जाकर शायद वो लाहौर बने जी। तो वो इसी तरह अगर हमें छोटे शहरों के ऊपर अगर थोड़ा सा काम जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट और वहाँ पे ऐसे यूनिट्स या वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी बनाई जाए तो शायद आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। अब लाहौर देखें, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इधर से कसूर, रायगंज, शेखुपुरा ये सारा लाहौर ही है जी। हाँ ऐसे ही है। उसकी वजह ये है ना हमारा रोड नेटवर्क पिछले 10 साल में इतना अच्छा हो गया कि अब ये जो सारे शहर जिनके आपने नाम लिए हैं वो हम आधे घंटे में 20-25 मिनट में 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर ज़ाहिर है वो फिर आपके विसिनिटी। अब यहाँ से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो रायगंज रोड पे भी जाना होता था तो हमें 1 घंटा चाहिए होता था। तो अभी वो आसानियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें अगर हम कहते हैं डिप्रेशन है, मुल्की हालात भी ऐसे हैं, आपके ख्याल में क्या हम टिप्स दे सकते हैं या क्या हम आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं कि जिससे फ्यूचर में हमारी रियल एस्टेट मार्केट बेहतर हो जाए? इमरान भाई इसमें यह है कि एक तो टैक्स की कमी है जी, जो मतलब एक अगर 4 किस्म का टैक्स होगा ना तो वो क्लाइंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक ही टैक्स लगा दें कि आपने इतने % देना है जी, तो वो शायद हम बेहतर गाइड कर सकें। अब जब उसको बताते हैं 7E भी देना है आपने FAD भी देना है, आपने गेन टैक्स भी देना है, एडवांस टैक्स भी देना है, स्टैम्प ड्यूटी भी देनी है, तो वो कहता है यार ये सारी कैलकुलेशन करके जो है ना एंड पे बचता क्या है, 20-25-30 लाख रुपए तो इस पे निकल जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे, मतलब आसानी कर दे, और उसके बाद एक तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, उसमें भी हम अच्छे की उम्मीद रख के बैठे हैं। और एक आप तक भी खबर पहुंची होगी कि अभी वो नोट डिज़ाइन का भी सुनने में आ रहा है। वो भी कुछ सुनने में आ रहा था ये अगर वो हो गया चेंज वाला जी, तो फिर समझ लें कि आपके ना पैसे निकलेंगे फिर सारे बारे नहीं आ रहे कि मतलब वो सारा पैसा रियल एस्टेट में आएगा, बैंक में नहीं जाएगा।
वो हाँ पैसा डंप हो वो गया था। रियल एस्टेट में आएगा, वो मुख्तलिफ लेकिन थ्रू कैश तो एहसान भाई ट्रांजेक्शन अब हो ही नहीं रही ना, हाँ मतलब थ्रू 20 हाँ लाख से ऊपर तो अब कैश दे ही नहीं हाँ सकते किसी को। लेकिन वो अब ऐसी पॉलिसी दे देंगी ना गवर्नमेंट कि हम आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, अगर आपने इतना बड़ा एक एमनेस्टी चेंज वगैरह करना देंगे है, इसका मतलब हाँ है कोई इतना ना बड़ा कोई। अगर आपने चेंज करने जा रहे हैं तो वो एक उसके साथ एक बेनिफिट भी देंगे कि हम आपसे नहीं पूछेंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए जी और उसके साथ कुछ टैक्सेस का हो जाए। टैक्सेस हमने एक दो दफ़ा पहले भी हमारी सेटिंग्स हुई कुछ वज़रा से भी, तो हम उन्हें कहते थे कि आप एक्चुअल मार्केट रेट पे ले हैं चीज़ों को। जी आप जो FBR रेट है, एक तो रेट ही 3-4 है ना, एक FBR रेट है, एक DC रेट है, एक जी मार्केट रेट है, ये पूरी दुनिया में हाँ कहीं जी पे भी नहीं है। ऐसे तो हमने तो उन्हें कहा था कि आप मार्केट रेट के करीब एक रेट ले आएँ और उसका 1% या 2% ले लें, बाकी सारे हाँ टैक्स क्या है, आप XYZ तो आपने 50 किस्म जी के टैक्स लगा दिए हैं। तो वो खैर शायद इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे। अगर ये चीज़ें इस तरह की हो जाएं, अच्छा लेट्स सपोज अगर नहीं होती तो इसका मतलब हम ऐसे ही चलते रहेंगे, रियल एस्टेट मार्केट वो ऐसे तो चलते फिर रहेंगे। गुजारा ही करना है। आपने जो कहा ना मार्केट रेट पे ले, मुझे बात याद आ गई कि फेज 10 की इस टाइम FBR वैल्यू 88,24,000 रुपये है एक कनाल की, और फाइल मिल रही है 75 लाख रुपए की। हाँ अच्छा, उसकी FBR वैल्यू ज़्यादा है। FBR वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट में उसकी वैल्यू कम है। वो खुद उन्होंने कम की ना, फिर इसलिए कम करेंगे उसको अभी। तो तो अब हम कहाँ खड़े हैं कि अब उनकी वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक भी हम माइनस में हैं इस टाइम, मार्केट चली गई है। तो उनको थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए कि ये अभी आपने फ़ाइल की बात की ना, थोड़ा सा हम फ़ाइल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पिछले 2 साल में फ़ाइल ने पूरे पाकिस्तान में बेड़ा गर्क कर दिया रियल एस्टेट मार्केट का। हाँ जी मतलब रियल एस्टेट का शायद मीनिंग, हालांकि जो डेवलपर या जो लोग ये फ़ाइल को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उनको हमसे बेहतर पता होता है कि रियल एस्टेट का मतलब क्या है, लेकिन वो उन्होंने फ़ाइल स्टेट बना दिया पूरे जी पाकिस्तान को। बिल्कुल मैं तो आपके ख्याल में कि मार्केट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की एक रीज़न ये भी नहीं है कि इतनी ओवर सेलिंग होगी कि हर बंदा बेचारा फंस गया इस चीज़ में। इमरान भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप ये 2 लाख से फाइल का रेट हाँ शुरू जी हो जाए और आप 2 करोड़ पे चले जाएं, ये फाइल ने पूरे पाकिस्तान को घुमाया हुआ था। इमरान भाई, मैं जो फाइल वाली रियल एस्टेट है मैं इसको मानता ही नहीं ओके, कि ये रियल एस्टेट नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये एक जुआ है, सट्टा है। जैसे हम जो है ना वो लेकिन आपको पता ना ये DHA ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है फाइल शुरू DHA ने में। करवाया हुआ है, अब उसके सामने आप रजिस्टर्ड भी हैं ना DHA के साथ। ये आप तो मैं इस रियल एस्टेट को नहीं मानता जो हाँ। फाइल वाली है। जो इंटरनेशनल रियल एस्टेट अगर देखें ना, जो वहाँ पे मैकेनिज्म या सिस्टम है, वहाँ पे एक अपार्टमेंट्स, यूनिट्स, विलाज टाइप की वो रियल एस्टेट होती है। जी। एक कंपनी ने हाई राइज बिल्डिंग बनाई, उसको डिलीवर किया। इवन के यहाँ पे सुनने में आता है कि 60-70% जब तक वो लोग रहने का काबिल नहीं थे तब तक उस कंपनी को अगला NOC नहीं मिलता अगले प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल उलट है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक रियल एस्टेट, क्योंकि वहाँ पे ऐसी फाइलों प्लाटों वाली रियल एस्टेट नहीं है। तो अब लाहौर में भी ट्रेंड आ रहा है हाई राइज का। हाँ बहुत स्पीड से तो trend आ रहा ये अब देखिएगा अब कि अब हाई राइज की तरफ लोग मूव होंगे, और मोस्टली क्लाइंट मिलते हैं, यार मेरा घर बंद पड़ा हुआ है, एक कनाल का 10 मरले का, मुलाजम रखे हुए हैं और वो सफाई भी अच्छी तरह नहीं होती, तो क्यों ना हो कि हम घर बेच के एक 2 बेड का यूनिट ले लें। 2-4-6 महीने बाद आया, 10-15 दिन रहना होता है, तो वो बंद भी पड़ा रहेगा तो इशू कोई नहीं उसका। एक तो इन्वेस्टमेंट भी इतनी डंप की हुई है, उससे अच्छा है कि हम एक मतलब 1-2 बेड के यूनिट में चले जाएं। तो ये अब आगे देखिएगा अगले 5-10 साल में, 10 साल तो बहुत ज़्यादा है, आपको 2-4 साल में जो है ना वो चेंज नज़र आ जाएगा कि आपके लाहौर में भी हाई राइज जो है ना वो हायराज अभी बड़ी स्पीड से बननी शुरू हो गई है इंसान भाई, बड़ी स्पीड। लेकिन इसमें मेन अभी शायद एंड यूज़र तो ले रहा है, इन्वेस्टर शायद इतना इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि इसका ROI इतना मजे का नहीं है। हाँ जी। मतलब आप 2.5-3 करोड़ का अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं और उसमें आपको 80,000 रुपये अगर किराया आना, तो वो कुछ भी हाँ नहीं कुछ है भी ना। नहीं। तो अभी कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स इस तरह की बनना शुरू हो, अच्छे कोई बड़े होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग आए, कुछ आपका कोई रिजॉर्ट टाइप, कोई इस तरह की चीज़ें हैं ना जिसमें आपको रेंटल वैल्यू, आपका ROI बहुत बेहतर हो, तो फिर ये चीज़ें प्रमोट करती हैं हायराज को ना। अभी तो सिर्फ एंड यूज़र के लिहाज से ही मेरा ख्याल आ तो रहा है। रियल एस्टेट होती भी अच्छी एंड यूज़र के लिए है, जिसने 2-4 साल बाद घर बनाना है या नहीं, फिर एंड यूज़र के लिए भी होती है, लेकिन उसमें आपका जो कैश फ्लो है उसका भी तो कोई ना कोई आउटपुट, कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए ना। उसके लिए अब वो पॉलिसी अगर अच्छी बना दे गवर्नमेंट, तो फिर इन्वेस्टर जो है ना वो इसमें पैसा लेके आए। नहीं, उसमें गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट, उसमें प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है ना। अब 2 प्रोजेक्ट है, एक मुझे कोई 10 कनाल का प्लॉट मिलता है, मैं सीधे सीधे अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाता हूँ, जी उसका रेट कुछ और होगा। जी अगर मैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता हूँ, उसमें अमेनिटीज़ डालता हूँ, उसमें कोई कमर्शियल हाँ जी शॉप्स डालता हूँ, तो वो तो आपने एज इंडिविजुअल प्लान करनी है ना, वो तो गवर्नमेंट नहीं प्लान करनी।
लेकिन उसके लिए फिर आपको देखे ना, आपने 10 कनाल के प्लॉट के ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी करनी है, जी। तो उसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट के बगैर तो नहीं एंड यूज़र तो हमारे पास उस टाइम आता है जब 2-3 लेंटर डाल जो वो देख लो यार एक्चुअल के ये वाकई मौजूद है प्रोजेक्ट। ये बात ठीक। हम अगर जब बेसमेंट स्टार्ट करें तो उस टाइम बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम एंड यूज़र नहीं आता हमारे पास, लेकिन जो पहले 2-3 साल का है ना, मतलब उसको खड़ा करने के लिए उसके लिए हमें इन्वेस्टर चाहिए होगा। को आजकल सर्वाइवल टिप्स दें कोई कि आजकल किस तरह यूथ जो है वो अट्रैक्ट करे क्लाइंट को, किस तरह साथ लेके चले लोगों को। आपके ख्याल में डील निकालनी कितनी को मुश्किल है या थोड़ी सी मेहनत करने से काम आसान हो जाता है? मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। और ये अब मेहनत के बगैर काम नहीं है। मैं अक्सर ना, मतलब मेरे घर की ड्राइव जो ना होम टाउन 1 घंटे 1.5 की है, तो मैं हर वीक चला जाता था, मतलब मोस्टली जुमे को भी चला जाता। तो आप देखें कि मैं मतलब इवन के 2-3 वीक भी नहीं जाता। ओके। तो वो दोस्त गांव से फ़ोन करते हैं, कहते यार एहसान भाई आप आए नहीं। मैंने कहा पहले हालात कुछ और थे, पहले मैं उधर बैठ के डील कर लेता था। हाँ, अब टाइम देना पड़ता है, एक कंपटीशन बड़ा हो गया है, इंटरनेट का दौर है इमरान भाई। तो हर बंदा, अब जो पहले क्लाइंट होते हैं ना वो भी कहते थे मैंने इमरान भाई से डील करनी है। ठीक। जैसे लोगों का वकील एक होता था, जी 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 जी, इसी तरह लोगों ने अपना रियल एस्टेट जो है ना वो रियल्टर भी एक रखा होता था। अब उसी घर में 4 जो एक नौजवान पैदा हुए हैं वो इंटरनेट पे देखते हैं बाबा ज़मीन.com पे तो ये चल रही है प्राइस, तो इमरान भाई हमें क्यों कम बता रहे हैं। तो ये अब कंपटीशन बड़ा आ गया है। और उसके साथ साथ आपको लाहौर के अलावा बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्या क्या सोर्सेज यूज़ करें जिससे हम क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकते हैं या चीज़ों को, अपने नाम को, ब्रांडिंग को बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए काम अच्छा जनरेट कर सकते हैं? उसके लिए एक तो आपका जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो आपका रेफरेंस होता है ना वो मैटर करता है। ओके। जो रेफरेंस वाला क्लाइंट है ना वो आपसे आगे पीछे नहीं होगा। ओके। और उसके साथ साथ आपने उसको, जैसा कि जिसने आपको रेफ़र किया आपका, कि उसने बताया होगा कि इमरान भाई बड़ी अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फिर अगर आपको कोई क्लाइंट आया है, ओवरसीज़ भी क्लाइंट हैं जो ख़ास करके इंटरनेट पे जो है ना वो यूट्यूब पे देख लिया, उसके बाद ज़मीन.com पे या और साइट्स हैं उसके ऊपर देख लिया। उसमें यह है कि आपने क्लाइंट को टाइम भी देना है। वो अगर कहे यार कि मुझे 10 मिनट बाद इस चीज़ की वीडियो चाहिए या ऑन ग्राउंड ये पिक्चर दिखानी है, तो वो दिखानी होगी आपको। उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा हो गया इमरान भाई। और वो बंदा अगर आपकी वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, तो नीचे 4 और लोगों की वीडियो आ रही होंगी, तो वो उनके साथ भी राब्ते में होगा। ये बात ठीक। तो वो आपके ऊपर है कि आपने कितना जल्दी उसको जो है ना वो डील करना है और उसको साइड पे नहीं जाने देना। क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, कौन कौन से एरियाज़, अगर हम स्पेसिफिकली डीएचए लाहौर की बात करें तो कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो 2025 और 26 में बेहतर होने जा रहे हैं या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? फेज़ 9 प्रिज्म बेहतर होगा। क्या रीज़न है उसकी? वो पहले बहुत मार खा चुका है। ओके। उसमें मैं 2015 में जब बैलेट हुआ था ना इमरान भाई, 15 मई को जी, तो उस टाइम मैं इसको मोस्टली जो है ना वो डील कर, एक नई चीज़ थी मार्केट में, तो उसमें 65, 70, 50 लाख की ट्रेडिंग की। मैंने एक एफ ब्लॉक में प्लॉट मेन रोड का 56 लाख रुपए का ख़रीदा, जो बाद में मैंने 2.25 करोड़ का बेचा क्लाइंट को। तो वो तब से जो है ना वो चीज़ें देख रहे थे, मतलब 8-10 साल होने वाले इस चीज़ को। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन जो इस दफ़ा वो वापस आया है ना, वो जो है ना वो अब ख़रीदने वाला टाइम है। ओके। कि उसमें लोकेशन ऐसी कि समझ लो आपका एक गोल्फ कोर्स, एक इंटरनेशनल लेवल का 2.5 करोड़ का मैं टॉप क्लास प्लॉट मिलता है वहाँ पे। 2.5 करोड़ का टॉप क्लास प्लॉट मिलता है। तो आपके ख्याल में 2-3 साल में कहाँ पे चला जाएगा ये प्राइस वाइज? 35-40% जो है ना उसमें गेन आ जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि मैं अच्छा, 35-40% का मतलब है कि 2.5 करोड़ के पीछे 1 करोड़ पे। हाँ, 2-3 साल में पड़ जाएगा। बड़ी अच्छी एवरेज है ये तो। क्योंकि अब देखें ना, एक लोगों की मूवमेंट भी होती है ना। फेज 6 में 5 से 4 से लोग अब फेज 6-7 की तरफ मूव हुए हैं। अगले 2-4 साल बाद लोग यहाँ से निकलेंगे। जब इधर रश हो जाएगा ना, जब हम पहले डिस्कस किया स्टार्ट में कि फेज 6 जो है वो आज से 10 साल पहले खाली होता था, तो आपका अगले 2-4 साल बाद फेज 6 में 8 में इतना रश हो जाएगा कि लोग अब यहाँ से एक सुकून वाली ज़िंदगी रहने के लिए मूव होंगे आगे। और आगे डीएचए की जितनी मूवमेंट है वो सारी इसी साइड पे जा रही है। फेज़ 9 के आगे फेज़ 10 आ जाएगा, फिरोजपुर रोड है, और वो सारी जो है ना वो प्लानिंग भी उनकी उस साइड पे जा रही है। तो फेज़ 9 जो है ना वो अगले 10-15 साल की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा है वो। हाँ जी। और फाइल्स में, डीएचए की फाइल्स में कौन सा बेहतर एरिया है? वो तो फिर फेज़ 10 ही रहता है। फेज़ 10 ठीक है। हाँ, मतलब अब 50% वो माइनस हो चुका है।
नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि फेज 10 में जितने लाख एकड़ जगह इन्होंने ले ली है उसको भरते भरते टाइम लग जाएगा? वो तो अब टाइम तो देना पड़ेगा आपको, वो ये नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको लगता है 20 साल की इन्वेस्टमेंट होती है कि आप नहीं, आपके 20 बच्चे साल ही की, उसको एंजॉय करें? 20 साल की इन्वेस्टमेंट तो नहीं तो होती। 5 साल, 4 साल, हाँ। 3 साल यही प्लान होता है ना इन्वेस्टमेंट का? इमरान भाई, जैसे हम डिस्कस किया कि हमने 10 साल में ऊपर नीचे चीज़ें देखी हैं, अब फेज़ 10 जो है वो बिल्कुल इस टाइम लोएस्ट प्राइस है वक्त के, मतलब आज की देखें तो उसमें एक दफ़ा फिर प्राइस ऊपर जाएगी, ओके, फिर नीचे आएगी, ओके, फिर ऊपर जाएगी। अब वो आपने जो है ना वो एक्टिव रहना है कि कब हमने एग्जिट करना है और कब हमने इसमें एंटर होना है। ओके। 24-25 लाख रुपए की फ़ाइल है 5 मरला की, जो स्टार्टअप प्राइस थी 45 लाख रुपए 5 मरला की। तो सुनने में यही आता है कि जब एक दफ़ा जो स्टार्टअप प्राइस से नीचे आती है ना, फिर दोबारा जब उसमें बूस्ट आता है ना, तो वो फिर स्टार्ट प्राइस से भी ऊपर जाकर खड़ी होती है। ये कहाँ सुना है आपने? इधर आपने दोस्ती से अपने दोस्तों से ही सुना है। हाँ, लेकिन उसमें टाइम में तो लग सकता है ना, हाँ, 10 साल टाइम लग सकते हैं। नहीं, 10 साल तो नहीं है इसमें। आप देखिएगा अभी सितंबर है ना, हाँ। आपको दिसंबर जनवरी में देखिएगा फेज 10 जो है ना। फाइलों में ना ये आपकी बात ठीक है किसी हद तक कि रेट ने अप्रिशिएट तो होना ही होता है जी। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि रेट ऊपर जाता है उसके बाद फिर डिप लग हाँ, जाती है, dip फिर ऊपर जाता है। फाइलों में तो जो डीएचए की फाइलें पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, बड़ी दफ़ा ऊपर गई हैं और फिर बड़ी दफ़ा नीचे आई हैं, फिर ऊपर गई हैं। जब तक वो एरिया स्टैब्लिश नहीं हुआ ना, उसका मैप नहीं आया, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई, आप किसी भी रेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा रेट है ये टॉप क्लास रेट है और कौन सा रेट है ये बॉटम रेट है। वो कई दफ़ा आप असेस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम हुआ ना फेज 9 में। जी। मैं लोगों को कह रहा था कि यार ये ऑन ग्राउंड वर्थ नहीं है इन प्लॉट्स की, जो ये 3 करोड़ 3.25 करोड़ के प्लॉट हो गए। ये लोग ऐसी तरह बुरी तरह वापस आएंगे, फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये रेट नहीं थे जो एक्चुअल। आप देखें ना कि अभी भी, और उस टाइम देखें आज से 2-3 साल पहले कि फेज 7 में ऑन ग्राउंड पोजेशन प्लॉट जहाँ पे आप घर बना रहे थे वो 3 करोड़ का मिल रहा था, अच्छा प्लॉट। और उसी के अगेंस्ट एक मतलब नॉन डेवलप एरिया, मतलब जहाँ पे अभी पोजेशन भी नहीं है, वहाँ पे 3 करोड़ का प्लॉट। उसकी हाइप बहुत अच्छी हो गई थी, हाइप बहुत बढ़ गई थी उसकी ना, तो उसकी वजह से जो है ना वो उसको मार पड़ी। लेकिन अब जो है ना ऑन ग्राउंड वो मतलब प्लॉट मौजूद हैं, घर भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उस कम्युनिटी को बनने में भी टाइम लगेगा। अब अगर एक बंदा 2-3 करोड़ का, इस टाइम 2.5 करोड़ का प्लॉट लेता है, तो वो उसके पास 4-5 करोड़ तो होना चाहिए घर बनाने के लिए एक कनाल। ये बड़ी अच्छी बात की। अगर लेट्स सपोज हमने 7 में किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, या इवन 7 में नहीं, फेज 9 में अगर हमने किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, तो मेरे ख्याल है सबसे बेस्ट कंपैरिजन यही बनता है जो आपने किया है कि 2021 के एंड में या गालबन 22 में जो 7 का प्लॉट 3 करोड़ का था और 9 प्रिज्म का प्लॉट भी 3 करोड़ पे चला गया था। अभी क्या हुआ है कि वो 3 करोड़ वाला प्लॉट फिर 7 में 4 करोड़ पे चला गया, और ये 3 करोड़ वाला प्लॉट 2.5 करोड़ पे या 2.25 करोड़ पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब मेरे ख्याल इसमें पोटेंशियल काफ़ी है, पोटेंशियल काफ़ी है। 2-3 साल में इमरान भाई ज़्यादा शोर नहीं डालते, लोग जो हैं, लोगों की बात करूँ, जो बिल्डर है ना वो अगले 5-10 साल की 5 साल की जो है ना वो प्लान करके बैठे हैं। तो बेशुमार लोगों ने, बिल्डर ने करोड़ 7 करोड़ के प्लॉट लिए हैं, अभी भी लोग ले रहे हैं, मेरे साथ भी रास्ते में है कि यार 2-4 साल बाद घर बनाएंगे, उस टाइम प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी, तो घर भी जो है ना वो उस टाइम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो अच्छी फिजिबल, क्योंकि बिल्डर ने मूव तो होना है। अब 10 ही है इसके बाद, बात ठीक है। 7 तो ऑलमोस्ट जो है ना वो अब काफ़ी जो हद तक वो डिलीवर हो चुका है, तो आगे फेज 9 ही रहता है। ऐसे ही चले। जज़ाकल्लाह एहसान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, बड़ी ज़बरदस्त गपशप हुई। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू।